Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics. In this video, we are going to study very basic concepts. The first concept which we are going to study is quantization of charge. Second concept जो हमें study करना है वो है electric field और third concept जो हमें study करना है वो है electric field intensity. ओके तो शुरू करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ये जितने भी टॉपिक्स हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक है, लेकिन पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए इनका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं. फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन के ऊपर होता है. सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है. ओके इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इतना चार्ज नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है और इतना ही चार्ज पॉजिटिव में प्रोटॉन के ऊपर होता है. ओके ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अब हमें समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लेट अस कंसिडर वन सिलिकॉन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर इसका होता है 14. इस सिलिकॉन एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वो 14 होते हैं. इस सिलिकॉन एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो भी होते हैं वो भी 14 होते हैं और इसमें जो भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज आल्सो द 14. ओके अब मैं इस सिलिकॉन एटम की अगर बात करता हूं तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड ऑर्बिट जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिलिकॉन एटम के. तो इसका जो भी एक एटम है मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो लेट अस इमेजिन दैट दिस वन इज अ न्यूक्लियस विच कैरी 14 प्रोटॉन्स 14 न्यूट्रॉन्स यानी सभी के सभी पॉजिटिव चार्जेस जो भी है वो यहाँ पे और यहाँ पे 14 न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर है. जबकि फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे सो उनकी क्वांटिटी है 2. सेकंड ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे उनकी क्वांटिटी है 8 और थर्ड ऑर्बिट जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इस सिलिकॉन एटम का उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी रिवॉल्व हो रहे वो है 4. सो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे, सेकंड ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे और थर्ड जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी रिवॉल्व हो रहे इट इज इक्वल्स टू 4. ओके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. ओके अब यहाँ पे हमने एक एटम ड्रॉ किया है जो कि सिलिकॉन का है. अगर मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस एटम के अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, इस एटम के अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, तो उसका आंसर होना चाहिए इट इज इक्वल्स टू 14 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ ई. इतना नेगेटिव चार्ज उसमें होना चाहिए. ओके इसी एटम के अंदर पूरे एटम के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है तो दैट आंसर इज 14 इंटू ई. यानी हर एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इस एटम के अंदर कितना है तो 14 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन. ओके सो ये जो भी चार्ज है दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज द नेगेटिव चार्ज. सो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है उस एटम के अंदर इट्स अ -14 ई. उस एटम के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है इट इज अ +14 ई. ओके अब यहाँ पे रिजल्टेंट चार्ज या नेट चार्ज ऑफ दिस एटम, इस एटम का नेट चार्ज कितना है अगर वो हम पूछते हैं तो 100% उसका आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि उस एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. ओके तो नेट चार्ज ऑफ दैट एटम इन दिस कंडीशन इट इज इक्वल्स टू 0. अगर कोई आपको ये पूछता है कि इस एटम का टोटल चार्ज कितना है तो 0 है. ओके क्या एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो आंसर है यस है. क्या एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो आंसर इज दैट यस है.
पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब मैं नेट चार्ज लेता हूं पूरे एटम का तो इट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज उस एटम के अंदर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस एटम के अंदर है। ओके, सो इस स्टेट को हम न्यूट्रल स्टेट बोलेंगे एटम का। ओके, अब यहां पे देखिए, ऐसे कंडीशन में अगर मैं इस सिलिकॉन एटम में से किसी प्रोसेस से, बाय रबिंग प्रोसेस या किसी केमिकल प्रोसेस से, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल देता हूं, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, उस इलेक्ट्रॉन को मैं इस एटम में से अगर निकाल देता हूं, ओके, मान के चलिए कुछ देर के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, वो अभी एटम में नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एटम, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ओके, अगर मैं इस कंडीशन में आपको पूछता हूं कि इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस एटम के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो वो है 14e। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स 2 है, सेकंड ऑर्बिट में 8 है और थर्ड ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी टोटल जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इट इज इक्वल टू 13। ओके, क्या जितना पॉजिटिव चार्ज उस एटम के अंदर है क्या उतना ही नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। तो अब इसका जो भी रिजल्टेंट चार्ज होगा इस एटम के ऊपर दैट इज इक्वल्स टू प्लस ई, यानी पॉजिटिव चार्ज उस एटम के ऊपर आ गया। ओके, अब इसी तरह अब पॉजिटिव चार्ज इस एटम के ऊपर कितना आ गया? द आंसर इज दैट इट इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना पॉजिटिव चार्ज उस एटम के ऊपर आ गया, इतना पॉजिटिव चार्ज उस एटम के ऊपर आ गया। ओके, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। अब उसी तरह अगर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी इसमें से निकाल देता हूं, अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी इसमें से निकाल देता हूं, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल चुके हैं बाहर। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल चुके हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि इस एटम में कितने प्रोटॉन्स है, तो 14। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 12। ओके, तो पूरे एटम के ऊपर आफ्टर रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद इस एटम के ऊपर कितने चार्जेस है? द आंसर इज दैट 2e। ओके, अगर मैं टोटल चार्ज कंसिडर करता हूं, एक ई का वैल्यू कितना है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ऐसे एटम के ऊपर जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए, तो उसके ऊपर जो भी चार्ज क्रिएट होगा दैट चार्ज शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। इट इज इक्वल्स टू 3.204 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज क्रिएट होना चाहिए। अब देखिए, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस एटम के ऊपर जो भी चार्ज क्रिएट हो सकता है, इस एटम के ऊपर जो भी चार्ज क्रिएट हो सकता है वो इतना चार्ज क्रिएट हो सकता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या डायरेक्ट इतना चार्ज क्रिएट हो सकता है 3.204 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, क्या इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ वैल्यू 2.04 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा कुछ चार्ज इस एटम के ऊपर हम क्रिएट कर सकते हैं क्या? द आंसर इज दैट नॉट। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इस एटम के ऊपर जो भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है इट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना हो सकता है या डायरेक्ट इतना हो सकता है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यानी इस एटम के ऊपर जो भी चार्ज हम क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं वो एक तो ई इतना चार्ज क्रिएट कर सकते हैं जो कि ये वैल्यू है, या 2e इतना चार्ज क्रिएट कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, या 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद 3e इतना रिमूव कर सकते हैं। मीन्स इस एटम के ऊपर जो भी चार्ज हम क्रिएट कर सकते हैं इट शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e, यानी n into e where n is equals to 1 or 2 or 3 in this way. ओके, तो यहाँ पे जो भी चार्ज क्रिएट हो सकता है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर या किसी भी एटम के ऊपर, इट शुड बी इक्वल्स टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e. इट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e. ओके, इसके बीच में कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। जैसे कि ये वैल्यू मैंने लिख दिया
2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना वैल्यू क्रिएट नहीं हो सकता चार्ज। ओके, तो दिस इज नथिंग बट द कॉल्ड एज एन क्वांटाइजेशन। मीन्स अगर किसी चीज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो उसको हम क्वांटाइजेशन कहेंगे। ओके, अगर कोई भी वैल्यू क्रिएट कर सकते तो वो हम कहते थे कि कंटिन्यूअस ऑफ चार्ज। ओके, सो यहाँ पे चार्ज जो भी क्रिएट हो सकता है इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, सो दिस इज कॉल्ड एज एन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब इसी तरह जो भी डिस्कशन हमने किया, इसी तरह अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे वापस रख देते हैं, अब ये न्यूट्रल कंडीशन पे ऐसा इमेजिन कीजिए। ओके, न्यूट्रल कंडीशन पे है। अगर मैं इस सिलिकॉन एटम के ऊपर जो कि अभी न्यूट्रल कंडीशन में है, ओके, इसका नेट चार्ज कितना है 0, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है और 14 प्रोटॉन्स है, तो नेट चार्ज जो भी होगा वो 0 होगा। अब ऐसे सिलिकॉन एटम के ऊपर बाय रबिंग प्रोसेस या बाय एनी प्रोसेस अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। ओके, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in this atom it is equals to 14, total number of electrons in this atom it is equals to 15। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे 15 हो गए। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स 15 हो गए तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई, और माइनस ऑफ ई कितना होता है, सो माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी इस सिलिकॉन एटम के ऊपर बाय एडिंग वन इलेक्ट्रॉन we created one negative charge, sorry माइनस ई नेगेटिव चार्ज, यानी इसके ऊपर जो भी चार्ज क्रिएट हो चुका है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसमें और एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देता हूं तो यहाँ पे इस सिलिकॉन एटम के ऊपर जो भी चार्ज क्रिएट होगा इट शुड बी इक्वल्स टू -3.204 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अगेन जो भी चार्ज हम क्रिएट कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज उस एटम के ऊपर इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू -n इंटू ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ माइनस ऑफ ई, इतना चार्ज उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन से 2-3 पॉइंट्स आपके क्लियर होना चाहिए। द फर्स्ट वन, चार्ज जो भी क्रिएट होता है किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ओके, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। You can create either positive charge on that atom, you can create negative charge on that atom by adding and removing of electrons only। हमने देखिए कि इस प्रोसेस में हमने इस सिलिकॉन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया। कौन सा चार्ज क्रिएट किया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया। नेगेटिव चार्ज हमने कैसे क्रिएट किया, बाय एडिंग प्रोसेस, हमने इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड किया। इसी सिलिकॉन एटम के ऊपर बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन हमने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, यानी आप किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं या नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं बाय एडिंग और रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। क्या हमने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए प्रोटॉन को ऐड किया क्या, द आंसर इज दैट नॉट। क्या आपने प्रोटॉन्स को रिमूव किया क्या, द आंसर इज दैट नॉट। ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। हम प्रोटॉन्स को कभी भी इसमें से रिमूव नहीं करते जनरली। ओके, तो जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना हो या नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना हो तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही हो रहा है, वहाँ पे प्रोटॉन्स का यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं है। प्रोटॉन्स ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, अब ये जो भी मैंने डिस्कशन किया बाय टेकिंग वन एटम एग्जांपल, आप ये सब्सटेंस का भी ले सकते हो। अगर कोई सब्सटेंस मान के चलिए कि एटम से बना है, अगर एक यहाँ पे सब्सटेंस है, दिस इज सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ओके, ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब है उस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, यानी हर एक एटम इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है। तो ऐसे न्यूट्रल एटम से जो भी सब्सटेंस यहाँ पे बना है वो सब्सटेंस भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। उसके ऊपर नेट चार्ज जो भी होगा इट शुड बी इक्वल्स टू 0। अब बाय रबिंग प्रोसेस अगर मैं यहाँ पे दो
अलग अलग सब्सटेंस कंसिडर करता हूं, एक मैं इबोनाइट और दूसरा फर, अगर इन दोनों को मैं कंसिडर करता हूं, अब मान के चलिए कि फिलहाल जो भी इबोनाइट है, दिस रॉड इट इज मेड अप ऑफ न्यूट्रल एटम्स, तो इसका नेट चार्ज जो भी है वो 0 है, और जो भी फर है इट इज आल्सो मेड अप ऑफ न्यूट्रल एटम्स, तो इसका भी जो भी नेट चार्ज है इट इज इक्वल टू, जब हम इबोनाइट रॉड को फर से रब करते हैं, ओके, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम फर टू इबोनाइट, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस फर के ऊपर जो भी चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, पहले ये न्यूट्रल था, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ गए, इबोनाइट रॉड पे, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स अब इबोनाइट रॉड पे आ गए, तो इस रॉड के ऊपर कौन से चार्ज क्रिएट होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना चाहिए। सो इन दिस प्रोसेस, सिर्फ due to the transfer of electrons from fur to ebonite, the positive charge created on the fur and negative charge created on the ebonite rod. So this is a example of the quantization of charge. तो इसका मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो भी चार्ज क्रिएट होता है, either it is a positive or negative, it is only due to the transmission of electrons. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रॉन, जो भी प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, सिर्फ ट्रांसमिशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, और जो भी चार्ज क्रिएट होता है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, दैट चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इतना आपको याद रखना है। एन की वैल्यू जो भी है इट इज इक्वल टू 1 2 3 इन दिस वे, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर आपको 1 कूलम इतना निगेटिव चार्ज क्रिएट करना है, 1 कूलम इतना, तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा उस सब्सटेंस के ऊपर, ओके, तो इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना होगा सो दैट इट बिकम अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो दिस इज अ डिस्कशन ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बेसिस पे बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर हमें चार्ज क्रिएट करना है, ओके, आइदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और एडिशन करके हम वो चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी चार्ज क्रिएट होता है इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन, सॉरी ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई और माइनस ई, तो इतना आपको याद रखना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है। व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस कंसिडर दैट दिस इज वन चार्ज पार्टिकल, ओके, एक पार्टिकल में कंसिडर कर रहा हूं जिसके ऊपर कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, जिसके ऊपर कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, और इस चार्ज को मैंने स्पेस में रख दिया। अब जैसे मैं इस चार्ज को स्पेस में रख दूंगा तो इसके सराउंडिंग रीजन में, ओके, सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट होगा। वो फील्ड की वजह से, जो भी फील्ड इसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, इस फील्ड की वजह से किसी और दूसरे चार्ज को मैं लाता हूं तो इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा, ओके। तो ये जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वन, इसके प्रेजेंस की वजह से। और इसके प्रेजेंस की वजह से एग्जैक्टली कैसे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, जैसे मैं किसी चार्ज को स्पेस में रखता हूँ तो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट होता है और उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हमें महसूस होता है? अगर किसी दूसरे चार्ज को लाता हूँ तो उस चार्ज के ऊपर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट रख देता हूँ, दिस वन इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज अ साउथ पोल, ओके। जैसे ही मैंने स्पेस में मैग्नेट रख दिया तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ओके। क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखता है क्या? द आंसर इज दैट नॉट। लेकिन उसका महसूस कर सकते हैं अगर मैं दूसरा कोई मैग्नेट यहाँ पे लाता हूँ, ओके, दूसरा कोई मैग्नेट लाता हूँ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो
जब मैं इस मैग्नेट को लाऊंगा इसके पास में, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि इस मैग्नेट के ऊपर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा। जैसे मैं इसको पास में लाऊंगा तो ऑब्वियसली इन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होना चाहिए। अगर मैं इस डायरेक्शन में साउथ लाऊंगा, इस डायरेक्शन में नॉर्थ लाऊंगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस मैग्नेट के ऊपर जो भी क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वन, वो हम महसूस कर सकते हैं। अगर एक बड़ा मैग्नेट यहाँ पे रख दिया और छोटा मैग्नेट मैं लेके आ रहा हूँ, तो इस मैग्नेट के ऊपर एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होगा, डिपेंडिंग ऑन इसकी पोलैरिटी हमने कैसे पकड़ी है। ओके, अगर इधर नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, तो वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होगा। हमें महसूस होता है कि कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है? जब मैंने ये बड़ा वाला मैग्नेट यहाँ पे रख दिया तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पूरे स्पेस में जो हमें नहीं दिखता। ओके, दूसरा मैं मैग्नेट लाता हूँ तो वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा। उसी तरह सेम इसी कंसेप्ट की तरह यहाँ पे भी अगर हम किसी चार्ज को स्पेस में रख देते हैं तो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट होता है। उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी सेटअप हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज, उस इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे कितना होगा वो हमें अभी फाइंड आउट करना है। उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम स्टडी करते हैं। मान के चलिए कि मैंने एक यहाँ पे चार्ज रख दिया जिसकी वैल्यू है Q। इस पार्टिकल के ऊपर जो भी चार्ज है इट इज इक्वल टू Q। इसके वजह से इसके पूरे सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे यहाँ पे एक मैं चार्ज को लेके आता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज एन टेस्ट चार्ज। इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? सो दिस इज अ वन टाइप ऑफ चार्ज जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू बहुत बहुत कम होगा। ओके, इट टेंड्स टू 0, ऐसा कंसिडर करके चलेंगे। जब हम इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, तो इस चार्ज की वजह से इसके सराउंडिंग में कोई फील्ड नहीं क्रिएट होगा, ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं। उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, उसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं। ओके, दिस इज द इमेजिनरी कंसेप्ट, नो डाउट। अब जो मैंने चार्ज रखा है यहाँ पे, इस चार्ज को हम कहेंगे सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। उस चार्ज को हम कहेंगे सोर्स चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हो चुका है वो टेस्ट करने के लिए जो भी चार्ज हम ला रहे हैं इसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। ओके, इसकी वैल्यू बहुत कम होता है, इट टेंड्स टू 0। और सेकंडली अगर ये चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना चाहिए। तो ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं कि ये टेस्ट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होगा उसके सराउंडिंग में, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे ला रहा हूँ तो इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया, उस पॉइंट पे इसके वजह से जो भी फील्ड डेवलप होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, उसकी वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, तो दैट इज कैलकुलेटेड बाय, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे डेवलप होगा जो कि r इतने डिस्टेंस पे है, ओके, फ्रॉम द सोर्स चार्ज, तो इस जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा, दिस इज इक्वल्स टू, जब हम टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं तो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट होगा, फोर्स अपॉन दैट टेस्ट चार्ज, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। अब F की वैल्यू पता है हमें। अगर मैं दो चार्जेस कंसिडर करता हूं तो इन दोनों चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी क्रिएट होगा, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पूरे इसको हमने फ्री स्पेस में रख दिया तो जो भी मीडियम होगा उसका परमिटिविटी होगा एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q इनटू स्मॉल q नॉट अपॉन r स्क्वायर। सो इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी क्रिएट होगा इट इज दिस वैल्यू। ओके, तो F की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सो E इज इक्वल्स टू, F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q नॉट अपॉन r स्क्वायर।
ओके, सो ये होगा एफ की वैल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. सो दिस क्यू नॉट गेट कैंसल. सो क्यू नॉट गेट कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे. तो दिस इज E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ओके, सो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो भी है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. व्हाट इज आर? इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट. हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस. व्हाट इज क्यू? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज, सॉरी सोर्स चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है वो है. सो एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द परमिटिविटी. तो इस पॉइंट के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये होगा मैग्नीट्यूड. अब डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये सोर्स चार्ज अगर ये पॉजिटिव है, ओके, सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन होगा, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड. ओके, जो भी ई डेवलप हो रहा है इसका डायरेक्शन जो भी होगा, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड. अगर यहाँ पे जो भी सोर्स चार्ज है अगर वो हम निगेटिव लेते हैं, सोर्स चार्ज जो भी है वो निगेटिव लेते हैं, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप होगा तो उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा. ओके, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा. तो मैग्नीट्यूड दोनों केस में इतना ही आ रहा है क्योंकि इसका जो भी वैल्यू है, ओके, मैग्नीट्यूड जो भी है वो क्यू कंसिडर कर रहे हैं. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसकी मैग्नीट्यूड ये रहेगा, डायरेक्शन अवे रहेगा. अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सोर्स चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, नेगेटिव सोर्स चार्ज, तो उस नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस पॉइंट पे जो कि आर इतने डिस्टेंस पे, मैग्नीट्यूड इतना ही डेवलप होगा लेकिन डायरेक्शन कैसा रहेगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज रहेगा. सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड होता है, इट इज ऑलवेज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का? ओके, तो इसका यूनिट जो भी होगा, इट इज नथिंग बट द न्यूटन पर कूलोम, क्योंकि फोर्स का जो भी यूनिट है वो न्यूटन है और चार्ज का जो भी यूनिट है वो है कूलोम. सो न्यूटन पर कूलोम इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, अब थोड़ा सोचिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव सोर्स चार्ज. तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, इट इज इक्वल टू दिस वन, डायरेक्शन इज आउटवर्ड. डायरेक्शन कैसा है? वो आउटवर्ड है. अगर मैं यहां पे पॉइंट कंसिडर करता हूं जो कि R डैश इतने डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वैसे ही रहेगा, सिर्फ R डैश स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस अब थोड़ा कम है एज कंपेयर टू दिस वन. ओके, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? इट इज अवे along this line of joining away from this one. So this is the direction of E dash. Okay, जो भी E dash यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट. अगर मैं बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर कंसिडर करते हैं तो किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए? द आंसर इज दैट जितना डिस्टेंस कम रहेगा, ओके, जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना E की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए. तो सेकंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू रहेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द फर्स्ट पॉइंट. अगर इन दोनों को पॉइंट को कंपेयर करता हूँ तो जितना हम उस सोर्स चार्ज के पास में जाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर डेवलप होगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और जितना दूर हम जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कम होते जाएंगे. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कहाँ पे इसकी वजह से जो भी फील्ड डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू कहाँ पे जीरो होना चाहिए? द आंसर इज दैट एट इनफाइनाइट. ओके, प्रैक्टिकली अगर हम थ्योरेटिकली अगर देखते हैं तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए.
सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, जस्ट एट दिस पॉइंट, जस्ट क्लोज दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होना चाहिए। सो दिस इज अ डिस्कशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो इस केस में हमने जो भी टेस्ट चार्ज यहाँ पे कंसिडर किया है, इट इज़ द इमेजिनरी कंसेप्ट, एक ऐसा चार्ज जो टेस्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इस चार्ज के सराउंडिंग में जो भी फील्ड क्रिएट हो रहा है, हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिफरेंट रहेगा और डायरेक्शन की वैल्यू भी डिफरेंट रहेगा। सो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होता है ये फॉर्मूला देगा, डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम होगा अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज कंसिडर करें तो, अगर निगेटिव सोर्स चार्ज कंसिडर करें तो इट इज टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज रहेगा। इतना आपको याद रखना है। ओके, सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।